तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। तो हम देख रहे थे दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। बीच में देखा मैंने, क्योंकि पुलिस में प्रीवियस ईयर का रोल था, पटवारी का जो पेपर लीक हुआ तो उसमें प्रीवियस ईयर का ज़्यादा रोल था। तो अब लगातार हमारी एक सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर के नाम से। 2 पार्ट में पहले करा चुका हूँ और आज जो पार्ट आएगा वो तीसरा पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो में तीसरा पार्ट करा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। इसके बाद 1-2 दिन में मैं ट्राई करूँगा कि चौथा पार्ट भी आप लोग के बीच आ जाएगा। जो भी लोग नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। 2 पार्ट पहले डाल चुका हूँ मैं। हरदेव सिंह बारी करा चुका हूँ, करंट में करा चुका हूँ, उत्तराखंड की भी कुछ सीरीजें मैंने डाल दी है। ठीक है, जो लोग नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा कंटेंट दे रखा है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिएगा, इस वीडियो को भी हम आप क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो हमें बताना था भारत की रैंक क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का रैंक क्या कितनी है। तो देखना, भारत की जो रैंक है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है हमारी 7वीं रैंक। कौन सी रैंक है भारत की, तो 7वीं रैंक भारत की आती है। टोटल क्षेत्रफल भारत का कितना आता है, तो टोटल क्षेत्रफल भारत का वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4 है। अगर टॉप पे देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हम पे रशिया का मिलता है। ठीक है। फिर किसका आता है, फिर कनाडा का आता है। ठीक है, कनाडा का आता है, रशिया, कनाडा। फिर उसके बाद आता है हमारा यूएसए। तीसरे पे कौन आता है, यूएसए। चौथे पे हमारा कौन आता है, चाइना आता है। ठीक है, 5वें पे हमारा कौन सा आता है, तो ब्राज़ील आता है। ठीक है, ब्राज़ील आता है। और 6वें पे हमारा कौन से, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पे हम आते हैं भारत। ठीक, अभी देखना तो जनसंख्या के हिसाब से पहले क्या था कि हमारा चाइना टॉप पे था। अब इंडिया ने इसे ओवरटेक कर दिया 2023 में। तो अब जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ा देश होगा वो कौन सा होगा, इंडिया होगा। ठीक है, फिर बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग की स्क्रीन के सामने है। दूसरा क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना था इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखना, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन पे क्या, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री से 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर है। बिल्कुल सही था ये भी। भारत का रेखीय विस्तार देख रहा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 7 मिनट पश्चिम की ओर, ये तो भी सही है। और भारत में राज्यों की संख्या 26 है। ना, भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है। तो वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं वो कितने, 28 राज्य हैं, प्लस 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से। शुरुआत करेंगे हम कहाँ से, गुजरात से। गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हुआ, फिर यहाँ पे MP हुआ, फिर छत्तीसगढ़ हुआ, फिर झारखंड हुआ, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल हुआ। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा हुआ, और लास्ट में यहाँ पे आता हमारा मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में आपने देख लिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक याद रखना, हमारी GMT लाइन, हमारी जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है, एक तो यूपी से गुजरती है, दूसरा MP से गुजरती है। ठीक है, इसके बाद इसके छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती मानक रेखा, तो 5 राज्यों से होकर मानक रेखा भारत की गुजरती है। इसके साथ साथ देखना, तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी हमारे काटती है, तो माही नदी आती है हमारे गुजरात में, जो कर्क रेखा को कितनी बार, 2 बार काटती है। इसके साथ साथ अगर वर्ल्ड में देखोगे, वर्ल्ड में कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, सॉरी कर्क नहीं, मकर रेखा आना था। मकर रेखा को जो 2 बार काटती है वो कौन सी, हमारी लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे ही भूमध्य रेखा को कौन सी काटती है, हमारी जायरे। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है। तो भारत को जो विभाजित करता है 2 भागों में, वो कौन सा अक्षांश है जो भारत को, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को क्या करता है, 2 समान भागों में क्या कर देता है, विभाजित करता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत कौन करता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करता है। ठीक है, इसी हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय मानक समय
IST एवं ग्रीनविच के मध्य अंतर पाया जाता है। जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे प्लस में आएगा। 5.5 घंटा भारत क्या है, GMT से आगे है। ठीक है, भारत का मानक समय कौन सा है, तो 82.5 डिग्री। ठीक है, कितना है, 82.5 डिग्री। इलाहाबाद के निकट नैनी से ये क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम बताइए। तो सबसे कम सीमा लाइन भारत किसके साथ बनाता है, ऑप्शन छोड़ेगा, अभी ऑप्शन पे बाद में आएंगे। पहले वैसे व्यवहारिक रूप से देखा तो सबसे कम सीमा हमारे अफगानिस्तान के बसती है 108 किलोमीटर के करीब, डोरंड लाइन। फिर हमारी किसके साथ, भूटान के साथ। ठीक है, भूटान के साथ। फिर हमारे किसके साथ, म्यांमार के साथ। ठीक है, म्यांमार के साथ आती है हमारे 1500 किलोमीटर के करीब। फिर आती है हमारी किसके साथ, नेपाल के साथ। ठीक है, फिर किसके साथ बढ़ती है हमारी, नेपाल के बाद पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर हमारे किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम सीमा किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। अगर हम इन विकल्पों में बात करें तो इन विकल्पों में देखना, पहला नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये क्या था, हमारा सही अवरोही क्रम था। ठीक है, ऑप्शन 2 भी नहीं हो पा रहा था, 3 भी नहीं हो पा रहा था और 4 भी ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहे थे, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था। अगर सबसे कम सीमा आएगी तो अफगानिस्तान के साथ, फिर भूटान के साथ, फिर म्यांमार, फिर नेपाल, फिर पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लाइन है। बांग्लादेशी के साथ हमारी क्या, 0 डिग्री लाइन किसको भारत से अलग करती है, तो बांग्लादेश को भारत से अलग। कौन, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा कौन सी बनाती है, तो 0 डिग्री लाइन। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वो क्या है, एक अध्यारोपित सीमा है। हमने अपना विभाजन नहीं कर रखा, बल्कि एक ब्रिटिश शक्ति थी, ब्रिटिश शक्ति ने हमें 2 भागों में बांटा है, इसीलिए हम इस सीमा को क्या कहते हैं, अध्यारोपित सीमा। क्या वैसे रेड क्लिफ लाइन हमारी क्या है, एक अध्यारोपित सीमा। लॉर्ड माउंटबेटन की उपस्थिति माँ की है। ठीक है, इसने भारत को 2 भागों में बांटा था और यहाँ पे क्या, अध्यारोपित सीमा एक। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिमालय पर्वत का पदीय प्रदेश कहलाता। हिमालय पर्वत का जो पदीय प्रदेश होता वो क्या होता, हमारा शिवालिक। किस नाम से जाना जाता, शिवालिक। ठीक है, ठीक है, फिर देखना अरावली। अरावली क्या है, हमारा सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला हमारी वो कौन सी है, अरावली है। ट्रांस हिमालय देखना, ट्रांस हिमालय में जहाँ पे हमारे दर्रे आते, सारे दर्रे कहाँ पे आते हैं, हमारे ट्रांस हिमालय। वैसे उत्तराखंड में देखो तो उत्तराखंड ट्रांस हिमालय जो तिब्बत की साइड को जो हमारा लगता है वहाँ पे ट्रांस हिमालय जाता था। बृहत हिमालय सबसे बड़ा हिमालय, जहाँ पे भी हमारी सारी ऊंची चोटियाँ आती है, वो किस हिमालय में आती, तो सारी बृहत हिमालय में। चाहे हमने नंदा देवी देखा, चाहे हमने कामेत देखा, सारी की सारी चोटियाँ हम पे किस में आती, तो बृहत हिमालय पे आता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक पर्वत होते हैं, शिवालिक पर्वत के दक्षिण में भाबर हमारा किस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, तो भाबर हमारा गिरिपद की स्थिति, जैसे मैंने देखा ये छोटे छोटे पहाड़ है, ठीक इसी के नीचे हमारा क्या होता है, भाबर होता है, जहाँ पे क्या उबड़ खाबड़ होते हैं, तरह छोटे छोटे पेड़ होते हैं, गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, नदियों द्वारा जो बड़े बड़े पत्थर लाए जाते हैं वहीं पर भाबर होता है। तो क्या होते हैं, गिरिपद की स्थिति क्या होती है, हमारा भाबर होती है। फिर भाबर के नीचे हमारा कौन सा क्षेत्र लग जाता है, तो तराई क्षेत्र लग जाता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फॉल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। जो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फॉल बेसिन है हमारा, वो कैसा है, हमारा सरोवरीय मैदान का एक क्या हमारा सुंदर उदाहरण है। लोएस का मैदान हमारा कहाँ पे, चीन में। ठीक है, लोएस मैदान, जलोढ़ का मैदान, गंगा का मैदान है वो कैसा है, हमारा जलोढ़ का मैदान है। हिम नदिया मैदान मतलब जो हमारा लद्दाख में जाता है तो वो कैसा मैदान आता है, हमारा हिम नदिया मैदान के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्या कहता है, कुल्लू घाटी जिन पर्वतों के बीच अवस्थित है वो कौन से हैं। तो कुल्लू घाटी किसके मध्य, हमारी धौरदाल और पीर पंजाल के मध्य पड़ती है हमारी कुल्लू घाटी। अगर कभी भी आएगी पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य कौन सी घाटी आती है, तो पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य हमारी कौन सी, कश्मीर घाटी आती है। कश्मीर घाटी किसके मध्य आती है, पीर पंजाल और मध्य हिमालय के मध्य। ठीक है, देखना तो अगर एक चीज़ देखना हमारा, तो लघु हिमालय को कई जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग। जैसे मैंने कहा था जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, तो जम्मू कश्मीर हम किस नाम से जाने जाते हैं, पीर पंजाल के नाम से। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है मध्य हिमालय को। वैसे हम अगर एचपी में बात करेंगे तो एचपी में से किसे, धौलधार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगर नेपाल में बात करेंगे तो नेपाल में किस नाम से जाना जाएगा, तो महाभारत श्रेणी।
ठीक है। ऐसे ही उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाएगा, तो नाग टिब्बा, या तो हम कह देते हैं नाग टिब्बा की श्रेणी या मसूरी की श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर बढ़िएगा। एक दिख रहा है आपको, मध्य हिमालय को शिवालिक से कौन सा अलग करता है। अगर कभी इस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो आपको सीधा सीधा ये करना, ठीक है। ऐसा बना दीजिएगा, सबसे ऊपर मैं ट्रांस हिमालय को मान लेता हूँ, सबसे ट्रांस, फिर हमारा कौन सा बृहत, फिर हमारा क्या मध्य, फिर हमारा कौन सा शिवालिक, फिर लास्ट में क्या गंगा के मैदान। तो ऐसे तोड़ देगा। सबसे पहले लिख देना ऊपर जो होता हमारा सच्चर जोन, इंडो सांगपो सच्चर जोन। तो सच्चर जोन किसे, ट्रांस हिमालय को वृहत हिमालय से। वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कौन सा रहता है, तो एमसीटी। एमसीटी किसे करता है, हमारा वृहत हिमालय को मध्य हिमालय से। मध्य हिमालय को शिवालिक से कौन करता है, तो एमबीटी करता है, ठीक है। और शिवालिक को गंगा के मैदान से कौन करता है, तो एचएचएफ, मतलब हिमालयन फ्रंटल फॉल, अग्र हिमालयी पादरेखा किसे, शिवालिक को गंगा के मैदान से अलग करती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी, व्यवहारिक सा डाटा है, अच्छे से याद करना, क्योंकि हरिद्वार आयोग यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपने अपर में देखा, आपने लोअर में देखा, आने वाले टाइम पीरियड में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पड़ता हमारा आंध्र प्रदेश के पास में, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बताना था हमको। जो स्थित आता हमारा, ये कहाँ पे आता है, पुलिकट झील के समीप आता हमारा कौन सा, श्रीहरिकोटा द्वीप आता है, ठीक है। चिल्का झील जो कि हमारे उड़ीसा में पड़ती है, सॉल्टी लेक है, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पे पड़ती है, हमारे उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और झील आई थी हम पे, पुलिकट झील, ठीक है। अगर पुलिकट झील आएगा तो आंध्र प्रदेश और किसके मध्य है, तमिलनाडु के मध्य, पटवारी में ये आ चुका है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ये मैं इसे शॉर्टकट में सीधा कह देता हूँ, एनसीआर, ठीक है। एनसीआर में हमारा कौन कौन से शामिल नहीं है, तो एनसीआर दिल्ली से सटे जो भी सूबे हैं, जो भी राज्य हैं, एनसीआर में शामिल है। मुख्यतः इसमें देखें तो यूपी का आता है, यूपी हरियाणा राजस्थान के कई शहर आते हैं। एनसीआर में लगभग माना जाता है 5 करोड़ के करीब जनसंख्या रहती है। इसमें देखना तो उत्तर प्रदेश का मेरठ वाला हिस्सा हो गया, गाजियाबाद वाला हिस्सा हो गया, गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा वाला हिस्सा हो गया, साथ साथ हमने देखा बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, हरियाणा का फरीदाबाद देखा था, गुड़गांव देखा था, मेवात देखा था, ठीक है, सोनीपत देखा था। इसके साथ राजस्थान के 2 जिले आते हैं, कौन से, भरतपुर और कौन से, हमारे अलवर, ठीक है। जो नहीं आता है तो किसका भाग नहीं आता है, तो पंजाब का भाग इसमें एनसीआर में नहीं पड़ता है, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं। आज थोड़ा देखना तो बेसिक पेपर है, स्टार्टिंग में 1 से 20 क्वेश्चन तक मैंने बेसिक बना रखे हैं, फिर 20 के बाद मैंने थोड़ा एडवांस किया हूँ। तो देखना भारत के जो 3 राज्य हैं जहाँ पे क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा परसेंट है, तो वो कौन कौन से 3 राज्य हैं, वो हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन क्षेत्रों में लगभग भारत का क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट, 30% क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल समाहित है। फिर देखना क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर होगा। तो देखना गद्दी जनजाति हमारी कहाँ पे पाई जाती है, तो गद्दी हमारी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश। तो पहले का तो 2 मिल रहा पे, ठीक है, पहले का तो दूसरा आंसर बनना था। इसके साथ साथ देखना टोडा और जौनसारी जनजातियों में एक प्रथा मैंने देखी थी, जौनसारी जनजातियों में बहुपत्नी या बहुपति प्रथा की वो जौनसारी जनजाति में मिलती थी। जौनसारी के साथ साथ वो हमारी कहाँ पे मिलती है, टोडा जनजाति, तो हमारी नीलगिरी में निवास करती है। तो नीलगिरी मतलब टोडा मतलब सीधा सीधा कहाँ पे, तमिलनाडु, ठीक है। उसके साथ साथ देखना खांसी जयंतियाँ ये कहाँ पे पाई जाती है हमारी, तो ये सीधा सीधा हमारी कहाँ पे, मेघालय में पाई जाती है, ठीक है। इसके साथ अब देखना नागा जनजाति, तो नागा और कुकी कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे मणिपुर में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर बनना था हमारा वो क्या बनना था, पहले का 2, तो और की ऑप्शन था ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही मैच करना था यहाँ पे। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का स्रोत है। तो तिब्बत हमारा कहाँ पे पड़ता है, तिब्बत हमारा चाइना में पड़ता, तिब्बत के पास हमारी मानसरोवर लेक पड़ती है। मानसरोवर की झील के पास से किस नदी का स्रोत है, मेरे को पता है ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का भी वहीं से होता है, सतलज का भी वहीं से होता है और सिंधु नदी का भी वहीं से होता है। तो उपयुक्त तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु भिन्नता का कारण है। क्योंकि शिमला में देखा था मैंने इतनी ठंड पड़ती है, जबकि अमृतसर में इतनी ठंड नहीं पड़ता। शिमला में यहाँ तक कि बर्फ़ गिरती है, अमृतसर में बर्फ़ नहीं गिरती है। तो इसमें क्या कारण है? तो इसका कारण क्या, हमारी जो जलवायु की भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, उनकी ऊंचाई अक्षांश तो एक ही है, एक ही अक्षांश रेखा पे, लेकिन वो समुद्र तल से अलग अलग हाइट पे हैं, तो इसी कारण वहाँ पे क्या है, भिन्नता, जलवायु की क्या होती है, हमारी भिन्नताएं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 चलना। 18 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो ऑप्शन 4, जहाँ पे भी हमें निम्न दिखता है तो मैं सबके सब पहले तो मेरी, जब भी मैं पेपर में जाता हूँ तो मैंने निम्न देख लिया तो मैं 4 ऑप्शन पढ़ना तो मेरा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं सीधा एक ही ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तो काम बिगड़ सकता हूँ वहाँ पे। पहला देखना, स्वलाछन शौचालय का व्यवस्था में सुधार, अधिकतम लाभ तो स्वलाछन और शौचालय व्यवस्था में सुधार से तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अवशिष्ट जल का उपचार में प्रयोग, ना ये भी नहीं होगा। वर्षा के जल का संचयन, हाँ हो सकता है। अभी देखना लास्ट देखना, जल पुनर्चक्रण एवं पुनर्योग, ना ये भी नहीं बैठ रहा। तो ऑप्शन सी हमारा सही बैठ रहा था। वर्षा के जल का जो संचयन होता है वो भारत में क्या होता है, जल प्रबंधन युक्ति में भारत में सबसे अधिकतम क्या लाभ देता है। बाई ऑप्शनल करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बैठना था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? करेबाज मृत्तिका जो कि जाफरान हम किसे कहते हैं? कश्मीर में हम केसर को कहते हैं जाफरान, के उत्पादन के लिए उपयोगी है, तो पाई जाती है। तो करेबा हमारे कहाँ पे पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में हमारी पाई जाती है करेबा। ठीक है, देखना तो विद्वानों ने हिमालय को कितने भागों में बांटा है? तो विद्वानों ने हिमालय को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, एक बांधा हमारा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर क्या बटा? असम हिमालय। ठीक है, इसी पंजाब हिमालय में 2 पार्ट पड़ते हैं हमारे, कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय के नाम से। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? जो पौधे को सबसे ज़्यादा मिट्टी मिलता है, पानी मिलता है, किस मिट्टी से मिलता है? हमारा चिकनी मिट्टी से पौधे को सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। जबकि सबसे ज़्यादा पानी को कौन सी मिट्टी रोक के रखती है? तो काली मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, फसल चक्र आवश्यक है। थोड़ा व्यवहारिक सा क्वेश्चन है, फसल चक्र हमारे लिए क्यों आवश्यक हो जाता है? तो ऑप्शन ए देखना, पादपों में प्रोटीन की वृद्धि के लिए, ना ये तो मतलब नहीं बैठ रहा है इसका, हो सकता पर उतना मतलब नहीं है। ठीक है, विभिन्न फसलों की प्राप्ति के लिए, ना मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए, ये बात तो सही है। हम फसल चक्र की आवश्यकता क्योंकि हमने कोई फसल बोई, फिर छोड़ा, फिर दूसरी फसल बोई, फिर तीसरी फसल बोई, तो हम क्या मृदा की उर्वरता शक्ति को वृद्धि हेतु हम क्या करते हैं? फसल चक्र को यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाना, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सिंचाई की प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है? तो सिंचाई प्रतिशत वाला राज्य भारत में कौन सा है? तो पंजाब में सिंचित भूमि का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। ठीक है, वैसे देखो सबसे सिंचित राज्य कौन सा है? तो एमपी, यह आएगा हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश। नलकूपों से भी सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखना, मिदानपुर नहर कसावती नदी पे, कसाई पे है, बिल्कुल सही बात है। मिदानपुर नहर हमारे पश्चिम बंगाल में पड़ती है। ठीक है, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पे, ना तवा प्रोजेक्ट हमारी किस पे? तवा नदी। ठीक है, तो बिल्कुल गलत था। तो ऑप्शन बी इसका लगता है आंसर होगा, क्योंकि देखना तवा प्रोजेक्ट किस पे? कृष्णा नदी पे नहीं, तवा नदी हमारी गुजरात में पड़ती है। और किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है तवा। ठीक है, मैटूर डैम कावेरी पे, बिल्कुल सही है। उकाई गुजरात में पड़ता हमारा, ताप्ती पे, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित नहीं था। बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 24 पे देखना, 24 क्या कहता? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो भारतीय कृषि का जो इतिहास लिखा था, किसने लिखा था? MS रंधावा साहब ने क्या लिखा था? भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था। MS स्वामीनाथन, भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत की थी वो किसने की थी? MS स्वामीनाथन ने की थी। वैसे विश्व में देखें तो हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉन्ग ने की थी, और भारत में 1966 से 67 के बीच हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो MS स्वामीनाथन को इसका श्रेय दिया जाता है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्राप्ति की है।
तो स्वतंत्रता के बाद 1950 के बाद जो भारत में सर्वाधिक प्रगति की है वो किस क्षेत्र में की है? चावल के क्षेत्र में की है, दालों के क्षेत्र में की है, गेहूं के उत्पादन में किया और पटसन में किया। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में हुई है वो गेहूं के उत्पादन में। मुख्य तो देखें तो हमने देखा था पंजाब और हमारा पश्चिमी यूपी वाला क्षेत्र जो होता है, इस क्षेत्र में कृषि ने, और हरियाणा वाले क्षेत्र में कृषि ने ज़बरदस्त वृद्धि की थी। और इस क्षेत्र में देखें तो उत्तर भारत में मुख्य तो हमारी फसल क्या है? गेहूँ। अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो हमारी मुख्य तो फसल क्या हो जाती है? चावल। जैसा मैंने देखा उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूँ। ठीक है, अगर भारत में आता सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मेरा आंसर होता क्या? चावल, क्योंकि दक्षिण भारत में मुख्यतः चावल ही उगाया जाता है। बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह कहलाता है। ठीक है, उसे क्या कह देता हूँ? प्रकंद। वैसे कंद और प्रकंद एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रकंद देखना जैसे हमने कोई अदरक बो दिया, ठीक है, ये अदरक है, तो अब मिट्टी के नीचे जो बो जाता है प्रकाश नहीं पहुंचाता, इस कारण भूरे रंग के ये होते हैं, लेकिन जिसमें कलियाँ आती है ना, छोटी छोटी कलियाँ आती है, उसे हम क्या कह देते हैं? प्रकंद होता है। तो अदरक का तना भी हम पे क्या आता है? प्रकंद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अधात्विक खनिज होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है हम पे? संगमरमर। संगमरमर क्या है? अधात्विक खनिज है। जबकि चांदी देखा था, मैग्नीज देखा था, सीसा देखा था, ये कैसे हैं? धात्विक खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। जैसे अधात्विक में मैंने क्या देख लिया? संगमरमर। संगमरमर क्या? पत्थर है, सीधा सीधा क्या हमारा अधात्विक खनिज आ गया। बाकी चांदी, मैग्नीज, सोना, पीतल, ये सब क्या आ जाते हैं? हमारे धात्विक खनिज में आ जाते हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो भारतीय खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है इसे क्या कह देता है? भारतीय खनिजों का भंडार कहा जाता है। और सबसे संपन्न क्षेत्र खनिजों के सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है? हमारा धारवाड़ शहर हमारे सबसे क्या है? संपन्न। यहीं से हमारे क्या खनिज तत्वों की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ से वसूली जाती, कहाँ से निकाली जाती है? तो धारवाड़ रेंज से निकाली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखा। लोकगीतों का महत्व है। भारत में लोकगीतों का महत्व क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं? परंपराओं के संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं? लोकगीतों का महत्व। जैसा मैंने देखा गढ़वाल में भूपति गीत आया, जैसे मैंने गढ़वाल में सिपैया गीत देखा, झुमेलो गीत देखा, ठीक है, ऋतु गीत देखा। तो इन गीतों का महत्व क्यों है मेरे? क्योंकि ये क्या करती है? हमारी जो पुरानी परंपरा, जैसा आप देखते हैं जौनसार में आपने देखा तांदी, जौनसार जौनपुर में जाओगे तो आप वहाँ पे तांदी होता। ठीक है, तांदी का काम करता है, तांदी उनकी जो पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपराओं का क्या करता है? संरक्षण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखना, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से? तो शंकराचार्य ने भारत में देखना 4 मठों की स्थापना की थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में। ठीक है, तो ये 4 मठ कहाँ तक देखा है? तो सबसे पहले उत्तर में आना जोशीमठ। जोशीमठ आजकल बहुत चर्चाओं में रहा है, क्योंकि जोशीमठ अंदर आ रही है, लगातार जोशीमठ से टूट रहा था, लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा। तो जोशीमठ, एक तो मठ जोशीमठ में किया था, दूसरा हमारा कहाँ था? द्वारका, तीसरा हमारा पुरी और चौथा कौन सा? श्रृंगेरी। तो शंकराचार्य द्वारा 4 मठ बनाए गए थे, जोशीमठ, द्वारिका हमारा कहाँ? गुजरात में पुरी और के साथ साथ हमारा कहाँ? श्रृंगेरी। तो 4 मठों की स्थापना की गई थी। ठीक है, बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या कहता है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। जो महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज बुक थी, 1909 में हिंद स्वराज लिखी गई थी। हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? हमें ये बताना था। तो हिंद स्वराज इन्होंने किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में लिखी थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा 1909 किस भाषा में? गुजराती भाषा में। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास के में कौन सा कानून ऐतिहासिक कानून नहीं था? पहला देखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। ये बात तो बिल्कुल सही था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था। इसी से भारत में क्या ब्रिटिश क्राउन था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या रेगुलेट करना शुरू कर दिया था। उसी टाइम यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ देखना चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 भी आया था। इसमें क्या केंद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी। जो ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार इसी एक्ट में क्या कर दिए गए? खत्म किए गए। भारत में एक कानूनी सलाहकार भी किस एक्ट में लाया गया? तो 1833 के एक्ट में। 1819 का एक्ट देखना, ये भी इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या किया गया? केंद्रीकरण की नीति की गई। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम किस में दिया गया? तो 1819 में दिया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया? तो 1919 के अधिनियम में दिया गया। जो ऑप्शन देख रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, सिविल संरक्षण अधिनियम कब का? 1955 का। तो इसका संविधान से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ब्रिटिशकालीन संविधान निर्माण के विकास से इसका कोई क्या नहीं था?
काम नहीं था। जो थे तो तीनों थे, ए बी और सी तीनों का था। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है। तो वंदे मातरम गीत था हमारा, ये कहाँ पे अंकित है हमारा, किसने लिखा था, ये चीज़ हमें बतानी थी। तो वंदे मातरम गीत हमारा किसमें मिलता है, आनंद मठ। किसमें मिलता है, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक मिलती है आनंद मठ। आनंद मठ में उन्होंने को जब वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, अगर आएगा कांग्रेस ने पहली बार वंदे मातरम गीत कब गाया था, 1896 के अधिवेशन में रहमतुल्लाह सियानी वहाँ पे अध्यक्ष रहते थे, वंदे मातरम का गीत गाया गया। बाद में वंदे मातरम गीत ही हमारा स्वदेशी आंदोलन चला था बंगाल विभाजन के टाइम पीरियड पे, यही गीत हमारा क्या राष्ट्रीय गीत बन के रह जाता है। अभी वंदे मातरम देखना तो हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दें। पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता। देखना, चौरा चौरी 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी होते। चंपारण 1917 में जब गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आवेदन पे कहाँ पहुंचे थे, मतलब उन्होंने बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने चंपारण। मोपला विद्रोह 1921 में। तो देखना अब व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, चंपारण होगा। तो तीसरा हमारा फर्स्ट आना था, तो इन दोनों में आंसर है। ठीक है, अब देखना चंपारण हो गया, चंपारण के बाद दूसरा हमारा क्या था, हमारा जलियांवाला बाग। तो तीसरा, पहला, चौथा और क्या था, दूसरा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलना। 35 क्या कहता है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं है। तो किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू कहना, जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, हमें एक कार तो ऐसी दे दी गई जिसमें ब्रेक तो थे किंतु उसमें क्या इंजन ही नहीं है। मतलब भारतीयों के पास कुछ पावर ही इतने, भारतीयों को पावर देने की बात तो की गई लेकिन दी कुछ नहीं गई। ठीक है, 1858 का अधिनियम देखना। तो 1818 के अधिनियम में क्या किया गया, भारत को क्या ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया गया। भारत में पार्लियामेंट सिस्टम कब से लाया गया था, 1858 में। 1919 में देखना, तो मार्लियामेंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र किसमें दिया गया, सांप्रदायिक चुनाव का, तो कहाँ पे हमारा दिया गया, तो 1919 में। 1909 में, 1919 में देखना, 1919 में क्या दिया गया था, एक तो महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था, एक क्या कहता विकेंद्रीकरण की नीति कब शुरू की गई, तो 1919 में की गई थी। ठीक है, बढ़िएगा क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर। देखना, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला था। तो देखना, जो सबसे कम समय तक चला था वो कौन सा चला था, मार्लियामेंटो अधिनियम या 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट कब से कब चला था, 1900 से 1919 तक चला था, केवल 10 साल ही चला था। इसके साथ साथ देखना 1961 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसी में क्या किया गया था, भारत में हाई कोर्ट अधिनियम आया था, भारत में हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी किसमें दी गई थी, 1861 के अधिनियम में किया। 1861 से 1892 तक चलता है। ठीक है, इसके देखना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो 1992 का 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसमें एक तो देखना बजट में भारतीयों को बहस करने के क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, लेकिन केवल पूरक क्वेश्चन पूछ सकते थे, अनुपूरक क्वेश्चन पूछने की क्या नहीं गई, आज्ञा नहीं दी गई। तो ठीक है, उसके बाद देखना 1919 पे तो बात हुई गई, तो सबसे कम तक चला था हमारा कौन सा, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। यहीं पे क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। ठीक है, बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी। जो अंतरिम संसद के रूप में भारत में सत्ता ग्रहण की थी वो किसने की थी, भारत की संविधान सभा ने किया था। इसी संविधान सभा से चुन के कौन आए थे, हमारे नेहरू जी आए थे। नेहरू जी ने अंतरिम क्या सरकार का गठन किया था। इसके साथ साथ यहीं से हमारे राष्ट्रपति भी चुन के आए थे, राजेंद्र प्रसाद को भी यहीं से क्या राष्ट्रपति चुना जाता। तो 1900 किसने हमारी वो संभाली थी भारत की गद्दी, तो भारत की संविधान सभा ने संभाली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो ठीक है, मुझे बताना था, पहले देखना लैंड होल्डर सोसाइटी था, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था, इंडियन सोसाइटी था और इंडियन एसोसिएशन था। ठीक है, देखना पहले का आंसर देखना, लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी किसकी थी, द्वारिका नाथ टैगोर की थी, 1838 में इन्होंने बनाई थी। फिर देखना क्या था हम पे, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किसका था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। ठीक है, इसके बाद देखा इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी किसकी थी,
ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसकी थी? विलियम एडवर्ड्स की हमारी विलियम क्या थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी। पहले देखना लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की थी, विलियम एडम्स की थी। फिर देखना इंडियन सोसाइटी किसकी थी? आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन किसका था? इंडियन एसोसिएशन था आनंद मोहन बोस का। इंडियन सोसाइटी किसकी थी? ठीक है, तो देखना ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। फिर बढ़ेगा अगला क्वेश्चन देखना, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द को या प्रयोग कहेगा सर्वोदय शब्द सर्वप्रथम किसने गाढ़ा था? किसने गाढ़ा था? हमारा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के जो 6 दर्शन मिलते हैं उसमें आपने देखा होगा सर्वोदय देखा था, राम राज्य देखा था, सत्य अहिंसा देखा था, ट्रस्टीशिप देखा था। तो ये सारे क्या थे? उनके आदर्शों में से एक थे। अगर आएगा सर्वोदय आंदोलन, सर्वोदय योजना किसकी थी? तो जेपी ने क्या किया था? 1950 से सर्वोदय। ठीक है, विनोबा भावे का देखना तो एक आता है इनका भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन से कौन से? तो विनोबा भावे 1951 से। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पहले देख रहा प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 मुंबई में, बिल्कुल सही चीज़ है। ठीक है, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ना 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 ना, आत्मीय सभा कब की थी? 1815 की थी। किसकी? राजा राम मोहन राय की। फिर देखना भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1865 में, जब ब्रह्म समाज 2 भागों में टूटा था, तो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। कब? 1865 में। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह और तुलसीदास ने किया था। तो ये भी सही था। जो सही नहीं था तो वो कौन सा था? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा किसकी थी? आत्मीय सभा हमारी राजा राम मोहन राय की थी। जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा? ब्रह्म समाज में ही देवेंद्रनाथ टैगोर थे। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? तो 19वीं शताब्दी में जो नव हिंदुवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था वो कौन था? हमारा स्वामी विवेकानंद। इनका मूल नाम मिलता है हम पे तो कौन सा? नरेंद्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, 1893 में ये कहाँ पे गए थे? न्यूयॉर्क में कह के विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा राजा राम मोहन राय, इनको अकबर द्वितीय द्वारा किसकी उपाधि दी गई? राजा की उपाधि दी गई। और ब्रिस्टल, इंग्लैंड में पड़ता है ब्रिस्टल ही में इनकी क्या समाधि है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? लच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य में देख रहा था आपने, एक मौर्य राजा का नाम आता है हम पे, अशोक। ठीक है, गुप्त काल देखना हमारा स्थापत्य कला के लिए जो काल जाना जाता है भारत में, वो कौन से काल जाना जाता है? तो गुप्त काल जाना जाता है। नगरों का कर्मिक पतन कहाँ से शुरू हुआ था? तो नगरों का कर्मिक पतन भी किस काल से शुरू हुआ था? तो गुप्त काल से देखा था। नंद काल में आपने देखा चाणक्य देखा था। चाणक्य किसका था? तो चाणक्य नंदों का जो पतन का कारण बना था वो चाणक्य ही बना था। घनानंद और महापद्मीनंद 2 नंद वंश के महान शासक हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गांवों के शासन की स्वतः शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो देख रहा मेरे को एक तो पता है, चोलों ने। पंचायती राज किसका था? चोलों ने। कुषाण, द्रविड़, आर्य और मौर्य, मेरे को पहले तो लगा नहीं, लेकिन कुषाण था नहीं, आर्य था नहीं, मौर्य था नहीं, द्रविड़। चोलों का जो दूसरा नाम मिलता है, चोलों को हम क्या कह देते हैं? द्रविड़ी के नाम से जाना जाता है। चोलों में देखा तो राजेंद्र चोल एक चोल था जिसने क्या श्रीलंका तक को जीत लिया था। वो गंगा को कहाँ? उत्तर से दक्षिण ले जाना का स्वप्न किसने देखा था? तो राजेंद्र चोल ने ही देखा था। राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने बनाया था। ठीक है, अगला देखना 44वां क्वेश्चन। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। FST, नहरों का सबसे ज्यादा विकास किसने किया? तो FST ने किया। ऑप्शन बी दिख रहा औरंगजेब का एक नाम मिलता है, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी है? तो अलाउद्दीन खिलजी की। कौन से मिलते हैं? बाजार नियंत्रण प्रणाली। 1564 में अकबर द्वारा कौन सा कर खत्म किया गया था? तो जजिया कर किसने 1864 में खत्म किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ही ने चलाया था। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक ग्रंथों में भास्कर और शयान को आश्रयदाता प्राप्त थे। वैदिक ग्रंथों में जो भास्कर और शयान को आश्रयदाता प्राप्त कौन थे? हमारे विजयनगर के राजाओं ने। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने क्या की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ 4 वंशों ने क्या किया था?
शासन किया था, जिसमें हमने संगम देखा था, तो सालू देखा था, तुलूव देखा था और अराविडो देखा। तो 1565 में राक्षस तरंगिणी का युद्ध होता है और यही युद्ध विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण बनता है। ऐसे बनरहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 46वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई। तो शेख उल हिंद की पदवी किसे दी गई थी, तो शेख सलीम चिश्ती को क्या शेख उल हिंद की पदवी दी गई। ऑप्शन बी देखना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, भाग्य से रोटी सेकने वाला भाग्यवान के नाम से किसे जाना जाता, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन सा। तो हिंदू धर्म ग्रंथों का जिसने अध्ययन किया था वो कौन था, हमारा दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह ने सिर अकबर नाम से भारत जो भी जितने भी हिंदू ग्रंथ थे इनका क्या किया था, अनुवाद किया था। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था। मुगल प्रशासन में जो मदद ए मास था वो क्या करता था, विद्वानों को दी गई जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को मुगल प्रशासन में क्या कहते थे, मदद ए मास के नाम से जाना जाता है। फिर चलेगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों का विलय का क्रम पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से राज्य हमारे पहले मिले थे, पहला हमारा कौन सा मिला था, सतारा, फिर कौन सा मिला था हमारा विलय, सबसे पहले सतारा का किया गया, फिर संभल का, फिर लास्ट में किसका किया गया, झांसी का किया गया। तो 3, 2, 1 ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था, तो सतारा को हड़पा था। क्वेश्चन नंबर 50 देखना और आज की अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो देखना 50 क्या कहता है, डायोड का उपयोग किया जाता है। तो डायोड का जो उपयोग किया जाता है वो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का जो हमारा पार्ट 2 शुरू हुआ था। 50 क्वेश्चन इसमें मैंने करा दिए थे। उम्मीद रहेगा जल्दी मैं आप लोगों के बीच 1-2 दिन में एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें थोड़ा देखूंगा, थोड़ा साइंस का पोर्शन डालूंगा, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री जानने की सोच रहा हूँ। तो उम्मीद रहेगी जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक जो भी लोग नए जुड़े हैं थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।